जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, हालांकि हम लोग एनसीईआरटी कवर ल्यूसेंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जो है वो अगर हम लोग एनसीईआरटी से नहीं देखेंगे तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगा आपके लिए, ठीक। आप लोगों को थोड़ा सा जो है बेसिक्स जानने की ज़रूरत है, वरना जो नदी वाला प्रश्न है वो गलत हो सकता है, ठीक। तो आइए देखें हम लोग। इसमें हम लोग वही सेक्शन पढ़ेंगे जो यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब ये नहीं कि ऐसे नदियां बहती हैं, वहाँ बहती हैं, ये वाहिका है, वो वाहिका है। हम लोग जो है सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कैचमेंट कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र किसे, इस बात को आप समझिए, ठीक। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, ठीक ना। एक जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ठीक। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ठीक है ना। और वाटरशेड किसको कहा जाता है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं हम लोग, जल विभाजक कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने तीन चीजें देखी। क्या क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कैचमेंट, कैचमेंट किसे कहते हैं, ठीक ना। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, कैचमेंट, ठीक। फिर उसके बाद कैचमेंट के बाद जो है हमारा जो क्षेत्र आया है वो है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, तो अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं हम लोग, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित जो पूरा क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपवाह द्रोणी, ठीक। और जो तीसरी हमने बात की थी वो किसकी की थी, जल विभाजक की। किसकी बात की थी हमने, जल विभाजक की। तो ये तीनों समझ में आ गया आपको, आप लोगों को। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग बेसिकली इसमें समझना है कि जो कि नदियों को किन आधार पे विभाजित किया गया है, उसको समझने के लिए हम लोगों को एनसीईआरटी समझना मस्ट है, उसको हम लोगों को समझने के लिए। और कुछ जो टर्म्स हैं वो उनको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक। इसके बाद हम लोग लूसेंट वाला भी पोर्शन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, नदी वाला, ठीक। तो डेंड्रिटिक, ये वृक्षाकार प्रतिरूप किसको कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप, यूपीपीसीएस में यहां से प्रश्न आया हुआ है, वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, पेड़ की शाखाओं जैसे हो, जैसे एक नदी यहां पर पता चले ऐसे हो और बहुत सारी नदियां ऐसे, तो जैसे पेड़ की शाखाएं होती उस तरह का अपवाह क्षेत्र हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्रिटिक प्रतिरूप, ठीक। डेंड्रिटिक। और ये कहाँ पाई जाती हैं, उत्तरी उत्तरी मैदान की नदियां जो हैं, जो उत्तरी मैदान की नदियां हैं भारत की, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें उनकी जो प्रतिरूप है उनका वो कैसा है, डेंड्रिटिक है। क्लियर। दूसरा है आरीय यानी रेडियल, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, जब किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं यहां से, तो इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रतिरूप को क्या कहते हैं, आरीय, आरीय प्रतिरूप या फिर रेडियल अंग्रेजी भाषा में, ठीक। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां जो है इसी अपवाह का उदाहरण है। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो उत्तरी मैदान की नदियां हैं वो कैसी हैं, वृक्षाकार। क्लियर।
कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में और आयोग में विवाद हो जाता है। आयोग अपना अलग मानेगा, एनसीईआरटी अंततः, हालांकि कोर्ट और जो है एनसीईआरटी को ही मान लेते हैं, लेकिन जो आयोग एक बार उत्तर दे दिया आप उसी को मानेंगे। अगर कभी ऐसा विवाद होता है आप आयोग वाले को मान के चलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा है ट्रेलिस। ट्रेलिस जालीनुमा, जालीनुमा अपवाह क्षेत्र। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तो सहायक नदी उनके समकोण पर मिलती है, तथा सहायक नदी क्या हो उनके समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, जालीनुमा, जालीनुमा, ठीक ना। और नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल अभिकेंद्री, यानी कि अभिकेंद्री। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं, किसमें विसर्जित हो जाती हैं, गर्त या झील। तो इनके कीवर्ड्स आप पकड़ लें। देखिए यहां लिखा हुआ है गर्त या झील, यहां लिखा हुआ है समांतर और समकोण, समांतर और समकोण, तो पकड़ लीजिएगा आप जो है, ठीक ना। और यहाँ पेड़ रूपी तो डेंड्रिटिक, पेड़ रूपी तो डेंड्रिटिक, और पर्वत जब आ जाए पिक्चर में तो आर्य मार दीजिए। क्लियर, आसान हो गई कि नहीं चीज, थोड़ी सी आपके लिए आसान हुई चीजें थोड़ी सी आपके लिए, ठीक। ये नदी का मैप है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, क्लियर, एनसीईआरटी है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है भारतीय अपवाह तंत्र जो है वो कितने वर्गों में विभाजित की हुई है, ठीक है ना। तो भारतीय अपवाह तंत्र को, ठीक है ना, कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे समुद्र के जल विसर्जन के आधार। किस समुद्र में जो है अपना जल विसर्जित करती है, कहाँ जल का विसर्जन है, ठीक है ना, जल का विसर्जन कहाँ पर है, इस आधार पर जो बंटवारा है उसको हम देखेंगे, ठीक। ये दो समूह में बटा हुआ है। पहला जो विसर्जित होती हैं अरब सागर, अरब सागर में, और दूसरी जो विसर्जित होती हैं बंगाल की खाड़ी। तो प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस में, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं विसर्जित होती है, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं विसर्जित होती है। तो इसको हम लोग देखें, क्लियर, देखिए कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा तो बंगाल की खाड़ी में जो है गिरता है। ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखें। कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, 77%। और अरब सागर में दो आधार पर बांटा गया ना, तो जो अरब सागर में विसर्जित होती है वो कुल नदियों का प्रतिशत है कितना, अपवाह क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत, तो 23%, ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो उद्गम के प्रकार एवं प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर अगर बात की जाए तो दो भागों में विभाजित की गई हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र, उद्गम, ठीक ना, उद्गम के आधार पर, यानी हिमालय से निकलने वाली नदी है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी। तो इन दो आधार पर, ये दो आधार और है जो है डिवीजन के, रिवर्स के डिवीजन के। तो पहला ये था, दूसरा ये हमने बात कर ली, ठीक। अब देखते हैं हम लोग जो है हिमालयी अपवाह, हिमालयी अपवाह, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक, इनको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें इसमें जो है वो कौन कौन सी हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और ये नदियां कैसी हैं, 12मासी, 12मासी क्यों है, क्यों है, यदि आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। बर्फ पिघलेगा तो भी ये नदी बहेगी, वर्षा होगी तो भी ये नदी बहेगी। और ये जो है ये नदियां गॉर्जेस का यानी महाखड्डों से होकर के गुजरती हैं, यानी खड्डों में गिरेंगी फिर निकलेंगी, खड्डों में गिरेंगी तो इनकी रफ्तार और तेज हो जाती है, ठीक है ना। ये नदियां जो हैं वी आकार की घाटियां और छिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं, वी आकार की घाटी, ठीक है ना, वी आकार की घाटी बनाती है। यह ध्यान रखिए, कौन सी नदी बनाएगी,
हिमालयी नदियां, यह पूछे आपसे कि वी आकार की घाटियां कौन सी नदी बनाएगी, कौन से प्रवाह तंत्र की नदी, तो हिमालयी, हिमालयी प्रवाह तंत्र की नदी। क्लियर, ठीक है। यह समतल घाटियां, ठीक है ना, यह किसका किसका और निर्माण करती हैं, समतल घाटियों का निर्माण करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। यह बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक ना, यह डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। हिमालयी क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। यह आप सोचेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक ना, ये इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को समझे कि नदी, हिमालयी नदियों का रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है और सर्पाकार मार्ग है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ऐसे होकर के बहती है, ठीक ना। यह बात आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अपना रास्ता बदलती रहती हैं ये, देखिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है ना। कोसी नदी, यहां से यूपीपीसी प्रश्न पूरा, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। अपना मार्ग बदलने के लिए ये क्या है, कुख्यात है, यानी कि विख्यात है, यानी कि इसको जाना जाता है मार्ग बदलने के लिए, कोसी नदी को, कोसी नदी को, ठीक ना, कोसी नदी को। तो दो आधार पर जो विभाजन था हम लोगों ने उसको देख लिया, हिमालयी की नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को हमने देखा, ठीक ना। फिर हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र का जो है विकास कब हुआ है, अगर यह आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प में, ठीक ना, मायोसीन कल्प में। एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, तो इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, यह भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सिंधु नदी तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र की उसमें जो है हिमालय अपवाह जो है अनेक तंत्र में बटी हुई है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो कितने किलोमीटर है यह आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भारत में यह हिमालय की नदियां जो है नदियों में सबसे पश्चिमी है, सिंधु नदी तंत्र जो है सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है ना, सिंधु। क्लियर, ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ से है, उद्गम कहाँ से है, इसका उद्गम कहां से है, इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरछू के निकट एक हिमनद से है, ठीक है ना, एक हिमनद से है, ठीक ना। नेक्स्ट है, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, यदि आपसे पूछे कि इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सिंघी खंबान, सिंघी खंबान, या फिर शेरमुख, या फिर क्या कहते हैं, शेरमुख कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम लोग इसको, शेरमुख कहते हैं, ठीक है ना। यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, तो आपसे प्रश्न यदि पूछे यह नदी जो है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है, तो लद्दाख और जास्कर आप जो है ध्यान रखेंगे, लद्दाख और जास्कर आप जो है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और किस दिशा में बहती है, यदि दिशा पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा में, दिशा पूछा जाए आपसे तो उत्तर पश्चिम दिशा में। जो काम काम की चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक ना। यदि पूछा जाए किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी नहीं है, तो आप अपना उत्तर क्या देंगे, आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, इनको आप ध्यान रख लें कि श्योक, गिलगित, जास्कर, श्योक, गिलगित, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा नुब्रा, हुंजा नुब्रा, शिगार, गिस्टिंग और द्रास, यह कहां से निकलती हैं, सिंधु से निकलती हैं, आप यह जो है ध्यान रखिएगा। यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है, किस तट पर मिलती है यह बात ध्यान रखिएगा, काबुल नदी इसमें किस तट पर मिलती है, दाहिने तट पर मिलती है, ठीक ना, किस तट पर मिलती है, दाहिने तट पर मिलती है। और कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर, ठीक है ना।
इतनी नदियां जो है ये इसके दाहिने तट से निकलती हैं, दाहिने तट पर जाके मिलती हैं। और ये सभी नदियां जो है सुलेमान श्रेणियों से निकली हुई हैं। किससे निकली हुई हैं? सुलेमान श्रेणियों से। तो यह भी ध्यान रखिए कि ये नदियां कहाँ से निकली हुई हैं? सुलेमान श्रेणियों से निकली हुई हैं। क्लियर? यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीठन कोट के निकट पंचनद का जल जो है वो प्राप्त करती है। किसका प्राप्त करती हैं? पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद नाम जो है वो किसका है? पंजाब की 5 मुख्य नदियां हैं जिन्हें पंचनद में गिना जाता है। वो कौन कौन से? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी पढ़ने से ये होगा कि आपको एटलीस्ट लोकेशन अच्छे से याद होगा कि कौन सी नदी किधर से निकल रही है। ठीक। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। ठीक है ना? और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। कहां से निकलती है? अब देखिए, लूसेंट पढ़ेंगे तो इतना क्लियरली आपको सेंटेंस में लिख करके वो नहीं देगा इसमें। ठीक है ना? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल में स्थित वेरीनाग झरने से। तो उत्तर में पीर पंजाल देगा तो भी ध्यान रखना है झेलम के लिए, और वेरीनाग झरना देगा तो भी। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे महाखड्ड से गुजरती है और पाकिस्तान में कहां पर झंग के निकट। पाकिस्तान में जाकर किस नदी से मिलती है? चेनाब नदी से मिलती है। कहां पर? झंग के निकट। कहां पर मिलती है जाकर के? झंग के निकट। ठीक है ना? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो है चेनाब के बारे में कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है यह, और ये जो है चंद्र और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी हुई है। ये किसके? 2 सरिताओं से मिलके ये बनी हुई है। ये सरिताएं हिमाचल में कलांग के निकट तांडी में, कहां पे? कलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। कहां पर मिलती है? कलांग के निकट तांडी में मिलती है। ठीक ना? अगली बात करेंगे हम, चेनाब की कर ली, हम रावी की बात करेंगे। यह सिंधु की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है ना? यह कहां से निकलती है? यह कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। रोहतांग दर्रा तो ध्यान रखना ही है, लेकिन पश्चिम भी ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। कहां से? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यह बात आपको ध्यान रखना है, दिशा भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। चंबा घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? रावी है। ठीक है ना? और पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट, ठीक है ना, चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी व धौलाधर के बीच प्रदेशों से बहती। तो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? पीर पंजाल व धौलाधर। ठीक। व्यास, अगली बात हम करेंगे व्यास की। ठीक। यह सिंधु की सहायक है। ठीक है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है यह नदी। ठीक। और कुल्लू घाटी से गुजरते हुए, ठीक है ना, धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड बनाती है। कहां पर? काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक ना? यह पंजाब के निकट प्रवेश करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है। हरिके के पास सतलज नदी में कहां मिलती है? व्यास कहां पर मिलती है? पंजाब के हरिके में निकलती। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा जो है सतलज नदी। ठीक है ना? यह तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के राकश ताल से निकलती। कहां से? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है, या कहीं राकश ताल लिख देता है, कहीं राक्षस ताल लिख देता है। ठीक ना? यह दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे जो है लॉन्गचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। कहां पर? तिब्बत में। ठीक ना? तिब्बत में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है?
लॉन्गचेन खबाम, लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पूछिए लॉन्गचेन खंबाब नदी कहाँ से निकलती है, आप लोग कहेंगे अरे ये कहाँ से नदी है, ये तो हम सुने ही नहीं है। तो सतलज ही है, वो सतलज ही है, ठीक ना। यह सिंधु के समांतर बहती रहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती हुई क्या करती है, शिपाकिला झर्रे से भी बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। शिपाकिला दर्रे से बहती हुई, शिपाकिला से बहती हुई ये जो है प्रवेश करती है पंजाब के मैदान में, ठीक। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यह नदी, क्योंकि जो है भाखड़ा नंगल परियोजना किस पर है, किस पर है भाखड़ा नंगल परियोजना, इसी नदी पर है, ठीक। तो हमने सिंधु नदी तंत्र देख लिया, हम लोग कल देखेंगे गंगा नदी तंत्र, और बस अगले लेक्चर में ये जो है गंगा नदी तंत्र हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लूसेंट वाला देखेंगे। तो हम लोगों ने डिवीजन देखा, ऐसे आप पढ़ेंगे अचानक से कि अरब सागर में बहने वाली नदियां, तो आप कहेंगे सर ऐसे ही किसी भी सागर में बहवा देंगे, नहीं। तो दो हैं, बंगाल की खाड़ी में बहने वाली, अरब सागर की खाड़ी में बहने वाली, और अगर निकलने के कहाँ से वो उनका उद्गम है, उद्गम स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे तो हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, तो 4 भागों में विभाजित हो गई। तो अब परेशानी ये कहेगा कि कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय से निकलने वाली, कौन सी अरब सागर से बहने वाली, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। इस आधार पर यदि प्रश्न पूछेगा तो अब समझ में आ जाएगा ना कि इसी आधार पर बंटवारा किया गया है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।